डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के एक विशेष टॉपिक विशेषण के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे चैनल के ऊपर आपको संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण विचार से संबंधित, संधि से संबंधित आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इन सभी टॉपिक्स को समझाने का प्रयास किया है। चर्चा करते हैं आज विशेषण के ऊपर। तो देखो, विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ध्यान रहे, विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य बन जाता है। अर्थात विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष्य होता है। आगे बात करें विशेषण के भेदों की, तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण। हो सकता है आपको व्यक्तिवाचक विशेषण भी किन्हीं गाइड्स में या पुस्तक में देखने को मिल जाए, लेकिन वास्तव में व्यक्तिवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण में ही शामिल होते हैं। अलग से कोई स्वतंत्र भेद व्यक्तिवाचक विशेषण का नहीं होता है। तो 1 बाय 1 इनके भेदों के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण में देखो, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण के मुख्य भेद निम्न हैं। हालांकि गुणवाचक विशेषण के भेद निश्चित नहीं किए गए हैं कि इतने भेद होते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य भेद होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। पहला होता है कालवाचक, जिसमें नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ आदि शब्द रखे जा सकते हैं। दूसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक में लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, गहरा, सीधा, संकरा, तिरछा, भीतरी, बाहरी, उजड़, स्थानीय आदि शब्द स्थानवाचक जो भेद है उसमें रखे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें आकारवाचक। अगला आकारवाचक है और आकारवाचक में गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पतला, सुंदर, नुकीला ये शब्द आकारवाचक में रखे जा सकते हैं। रंगवाचक है। फिर रंगवाचक में लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, काला, बैंगनी, सुनहरी, चमकीला, धुंधला, फीका आदि रंगसूचक शब्दों को रखा जा सकता है। आगे है दशावाचक। दशावाचक में दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी ये दशावाचक में रखे जाएंगे। फिर है गुणवाचक। गुणवाचक में भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच, झूठ, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत आदि इन शब्दों को गुणवाचक में रखा जा सकता है। आगे बात करें रसवाचक की, तो रसवाचक में मीठा, कड़वा, खट्टा, चरपरा, रसीला आदि शब्द रसवाचक में रखे जा सकते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से गुणवाचक विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे खुशबूदार फूल सबको अच्छा लगता है, यहाँ खुशबूदार शब्द है वह गुणवाचक विशेषण है। काला धागा अंधेरे में दिखाई नहीं देता, यहाँ काला शब्द गुणवाचक विशेषण है। और धागा है, धागा की विशेषता बताई जा रही है काला के द्वारा, तो धागा यहाँ विशेष्य है। यहाँ इस वाक्य में फूल विशेष्य है और यहाँ इस वाक्य में धागा विशेष्य है। गीले कपड़े वजन में अधिक होते हैं, यहाँ गीले शब्द विशेषण है और कपड़े शब्द विशेष्य है। भला व्यक्ति अपने कर्मों से जिंदा रहता है, यहाँ भला विशेषण है और व्यक्ति विशेष्य है। सड़क पर एक बड़ा सा पशु मर गया, यहाँ बड़ा सा यहाँ विशेषण है और पशु है यहाँ विशेष्य है। ऊंची सी दीवार नहीं लांगी गई, यहाँ ऊंची सी शब्द विशेषण है और दीवार है वो विशेष्य है। गुणवाचक विशेषण में हमने कुछ खास बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। खास जो तथ्य हैं उनको बताने का प्रयास किया है। पहला तथ्य है
कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने व्यक्तिवाचक विशेषण भी गुणवाचक विशेषण में गिने जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि क्वेश्चन की प्रकृति ऐसी हो जहाँ पेपर सेटर चाहता ही यही हो कि गुणवाचक विशेषण अलग से बताया जाए। जैसे उदाहरण के रूप में क्वेश्चन हो कि बीकानेरी भुजिया स्वाद में अच्छे होते हैं और वहाँ बीकानेरी शब्द को रेखांकित करके अल्टरनेट दिए जा रहे हैं, या क्वेश्चन ऐसा किया जा रहा है कि रेखांकित शब्द में विशेषण है और फिर उसमें विकल्प दिए जा रहे हैं गुणवाचक, संकेतवाचक या व्यक्तिवाचक और परिमाणवाचक। तो ध्यान रहे, जहाँ गुणवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों दिए गए हैं वहाँ निश्चित रूप से उत्तर अपने को व्यक्तिवाचक ही करना है, क्योंकि बीकानेरी शब्द बीकानेर व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, इस कारण व्यक्तिवाचक विशेषण ही होगा। लेकिन अगर व्यक्तिवाचक विशेषण ऑप्शन में नहीं हो तो गुणवाचक विशेषण ही इसका उत्तर होगा। तो देखो वापस देखते हैं, इसमें कहा गया है किंतु विकल्प में यदि व्यक्तिवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण दोनों हो तो व्यक्तिवाचक विशेषण ही उत्तर होगा। उदाहरण हमने दिए हैं। दूसरा उदाहरण देखो, जोधपुरी जूतियाँ बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ जोधपुरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण से बना हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है, इस कारण व्यक्तिवाचक विशेषण है, किंतु व्यक्तिवाचक विशेषण को गुणवाचक विशेषण में ही शामिल किया गया है। या बनारसी साड़ी बहुत महंगी होती है, या बनारसी शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर व्यक्तिवाचक विशेषण बना है, लेकिन मूल रूप से यह गुणवाचक विशेषण का ही एक भेद है। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु हमने बताने का प्रयास किया है गुणवाचक विशेषण में कि गुणवाचक विशेषणों में से कुछ विशेषण खास विशेष्यों के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे चिलचिलाती धूप, अब धूप के साथ ये चिलचिलाती खास विशेषण है जो धूप के साथ ही प्रयुक्त होता है। बल खाती नागिन जैसे बाल, अब बालों के लिए बल खाती नागिन जैसे ये विशेषण विशेष बालों के लिए ही प्रयुक्त होता है। लाल लाल टमाटर, लाल सुर्ख होठ, लाल सुर्ख गुलाब आदि ऐसे विशेषणों को पदवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो विशेषण खास विशेष्यों के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें पदवाचक विशेषण कहा जाता है। आगे हमने तीसरी बात बताने का प्रयास किया है इंपॉर्टेंट, जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। ध्यान रखने वाली बात है कि विशेष्य जब लुप्त रहता है तो उन विशेषणों को संज्ञा के रूप में माना जाता है। जैसे बड़ों ने सच कहा है, अब बड़ा शब्द है यह विशेषण है, लेकिन बड़ा के बाद में इस बड़ा विशेषण के बाद में विशेष्य प्रयुक्त नहीं हुआ है, इस कारण यहाँ बड़ों शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दीनों को मत सताओ, यहाँ दीनों शब्द विशेषण नहीं हो करके यहाँ संज्ञा है। तो चलो दूसरे विशेषण की बात करते हैं, संख्यावाचक विशेषण। देखो संख्यावाचक विशेषण के बारे में अपन देख पा रहे हैं कि वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करवाते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये कॉमन बात है। इस विशेषण का विशेष्य गणनीय संज्ञा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस विशेषण के जो विशेष्य होते हैं वह हमेशा काउंटेबल होते हैं, जिनको गिना जा सकता है, गणनीय संज्ञा होती हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में कि वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 4 भेद माने गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, समझने योग्य बात है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखो मुख्यतः कौन कौन से होते हैं। गणनावाचक होता है, क्रमवाचक होता है, आवर्तीवाचक होता है और समुदायवाचक होता है। ये 4 मुख्य बिंदु होते हैं, मुख्य भेद होते हैं। अब देखो सबसे पहले देखते हैं गणनावाचक के बारे में। गणनावाचक के बारे में हमने कहा है कि जैसे 2, 4, 8 आदि ये गणनावाचक हैं।
गणनावाचक के दो भेद होते हैं, एक तो होता है पूर्णांक बोधक जैसे 2, 3, 4 आदि, और एक होता है अपूर्णांक बोधक जैसे आधा, पौन, डेढ़, 1/4, 3/4, 2/3 आदि शब्द। ये अपूर्णांक बोधक में आएंगे, अर्थात भिन्न में आएंगे। पूर्णांक बोधक दो प्रकार से लिखे जाते हैं, शब्दों में और अंकों में। ध्यान रखने वाली बात है कि बड़ी बड़ी संख्याओं अंकों में लिखी जाती हैं, परंतु छोटी छोटी संख्याएं और अनिश्चित बड़ी संख्याएं बहुधा शब्दों में लिखी जाती हैं। तिथि और संवत को अंकों में ही लिखते हैं। जो तिथि और संवत होती है वो अंकों में लिखते हैं। जैसे 1900 में 2 तोले भर सोने की 10 तोले चांदी मिलती थी। यहाँ 1900 जो संवत है वह अंकों में लिखी गई है। ये भेद था निश्चित संख्यावाचक विशेषण का गणनावाचक। दूसरे भेद के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा है क्रमवाचक। क्रमवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे? पहला, दूसरा, पांचवा, आठवां, इनका ये क्रम है तो क्रमवाचक में आएंगे। आवर्तीवाचक में आ जाएंगे दुगुना, तिगुना, 5 गुना आदि। समुदायवाचक में आ जाएंगे दोनों, चारों, आठों आदि। ऐसे शब्द आएंगे तो अपन इजी वे में पहचाने जा सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। गणनावाचक का है या क्रमवाचक का है या आवर्तीवाचक का है या फिर समुदायवाचक का है। ये आराम से शब्द को देखकर जज किया जा सकता है। आगे अपन बात कर रहे हैं 4 भेदों के अलावा हमने कुछ स्टार लगाकर कुछ बताने का प्रयास किया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने कहा है एक भेद और होता है संग्रहवाचक, जैसे 1 जोड़ी, 5 नग, 2 दर्जन, 3-3, 5-5 आदि। इसमें हमने कहा है अगले वाला वीप्सावाचक। अगला जो स्टार लगाकर हमने भेद बताने का किया है वह है वीप्सावाचक या फिर प्रत्येकवाचक, कोई भी नाम हो सकता है इसका। इसमें ऐसे शब्द आएंगे प्रति, हर, प्रत्येक, एक एक आदि। ध्यान रहे एक एक शब्द वीप्सावाचक का है और 3-3, 5-5 ये शब्द संग्रहवाचक के हैं। कुछ उदाहरण से हमने समझाने का प्रयास किया है और जो 2 स्टार लगाकर भेद हमने बताए हैं इसका स्पष्टीकरण भी हमने यहाँ देने का प्रयास किया है, जहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहेगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो पहले उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे 4 बालक दौड़ रहे हैं, यहाँ 4 शब्द है, ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है और गणनावाचक भी है। दूसरा छात्र मैदान में गिर गया, यहाँ दूसरा शब्द है, ये क्रमवाचक है और निश्चित संख्यावाची विशेषण तो है ही है। उम्मीद से तिगुने व्यक्ति खाने गए, तिगुने आवर्तीवाचक है। उसने 2 दर्जन पेन खरीदे, देखो 2 दर्जन की बात आई है, इसका मतलब संग्रहवाचक है, संग्रहवाचक। 2 दर्जन, 1 जोड़ी, 5 नग, ये संग्रहवाचक है। 5 व्यक्ति दुर्घटना में मारे गए, यहाँ 5 निश्चित है, इसका मतलब समुदायवाचक है। दौड़ में प्रत्येक छात्र गिर गया, ध्यान रहे प्रत्येक आया, इसका मतलब वीप्सावाचक है। अब जब मुख्य रूप से 4 भेद ही होते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के, तो फिर ये स्टार लगाकर 2 भेद संग्रहवाचक और वीप्सावाचक देने का क्या तात्पर्य रहा? ध्यान रहे स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से 4 भेद ही होते हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स में या गाइड्स में आपको संग्रहवाचक और वीप्सावाचक अर्थात प्रत्येकवाचक भी देखने को मिल सकता है। यहाँ हमने स्पष्ट किया है, ध्यान रखने योग्य बात है कि यद्यपि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद ही होते हैं, तथापि कुछ विद्वान इसके 2 भेद और मानते हैं, संग्रहवाचक और वीप्सावाचक यानी प्रत्येकवाचक। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि विकल्प में ये 4 भेद ही आते हैं तो संग्रहवाचक को समुदायवाचक में, ध्यान रहे संग्रहवाचक जो भेद है उसको समुदायवाचक में तथा वीप्सावाचक अर्थात जो प्रत्येकवाचक है उसको गणनावाचक में शामिल किया जाएगा, अर्थात ये गणनावाचक में शामिल हो जाएंगे। वीप्सावाचक प्रत्येकवाचक तो गणनावाचक में हो जाएगा और संग्रहवाचक है वह समुदायवाचक में शामिल हो जाएगा। किंतु विकल्प में ये 2 भेद भी आते हैं तो शब्द अपने भेद के अनुसार ही होगा। जैसे 2 दर्जन शब्द संग्रहवाचक का है, यदि विकल्प में संग्रहवाचक और समुदायवाचक दोनों हो तो संग्रहवाचक होगा, ध्यान रहे। किंतु विकल्प में केवल समुदायवाचक ही है तो समुदायवाचक ही इसका उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आप इस स्पष्टीकरण से बिल्कुल
समझ गए होंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहा होगा। तो अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। तो देखो, वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द दिए हैं जो अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, कई, सारे, बहुत, सभी, कुछ, थोड़े, अनेक, सब, सैकड़ों, हजारों, पचासों, दसियों, 8, 10, 101, करीब, कोई 200 आदि। कुछ ऐसे शब्द हैं जो निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। ऐसे जैसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ बालक दौड़ रहे हैं, यहाँ बालक शब्द गणनीय संज्ञा थी, संख्यावाची है, और कुछ शब्द है ये अनिश्चित है। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ शब्द है यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। एक बात हम यहाँ आपको दूर कर देना चाहेंगे कि जो अनेक शब्द है, अनेक, बहुत सारी गाइड्स में आपको यहाँ ये देखने को मिल जाएगा कि अनेक को खूब सारे गाइड वालों ने वीप्सावाचक में स्थान दिया है, वीप्सावाचक में अनेक शब्द को, जबकि अनेक शब्द है यह अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है, निश्चित संख्यावाचक का है ही नहीं। यह बिल्कुल अपने दिमाग में कंफ्यूज नहीं रखें आप। आगे अपन दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। कई छात्र मैदान में गिर गए, यहाँ कई शब्द अनिश्चित संख्यावाची है। आगे उदाहरण है, उसने बहुत पेन खरीदे, बहुत अनिश्चित है। सभी व्यक्ति दुर्घटना में मारे गए, यहाँ सभी शब्द अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि कितने थे वो सभी। ध्यान रहे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह जो शब्द हमारे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं यह निश्चित है, 100% श्योर है, कहीं कोई गलती नहीं है। दौड़ में 50 छात्र शामिल हुए, अगर 50 होता तो निश्चित होता, लेकिन 50 है, निश्चित नहीं है कि 50 हैं या ऊपर नीचे कितने हैं, तो यहाँ अनिश्चित है। मैच के दौरान सैकड़ों दर्शक मौजूद थे, यहाँ सैकड़ों दिया गया है, अनिश्चित संख्यावाची है, निश्चित नहीं है कि सैकड़ों मतलब 100 ही थे या 100 के आजू बाजू में थे, मतलब लगभग का यहाँ संकेत दिया जा रहा है, तो ये अनिश्चित की स्थिति में आ जाता है। नेताजी का भाषण सुनने हजारों व्यक्ति आए, हजारों, अनिश्चित की स्थिति है, 1000 होता तो वहाँ निश्चित होता, लेकिन हजारों है, इसका मतलब अनिश्चित है। आगे अपन बात करते हैं तीसरे विशेषण परिमाणवाचक विशेषण की। तो देखो, परिमाणवाचक विशेषण है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इस विशेषण का विशेष्य अगणनीय संज्ञा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो विशेष्य होता है वह अगणनीय संज्ञा होती है। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखो, वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में हमने एक खास बात बताने का प्रयास किया है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में प्रायः निश्चित संख्यावाचक विशेषण के शब्द ही आते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के शब्द ही आते हैं, किंतु अंतर इतना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में विशेष्य गणनीय संज्ञा होती है तथा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में विशेष्य अगणनीय संज्ञा होती है। विशेष्य का अंतर होता है, जहाँ संख्यावाची विशेषण में गणनीय संज्ञा होती है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण में अगणनीय संज्ञा होती है, और लगभग निश्चित संख्यावाची विशेषण के शब्द ही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे उसने 4 मीटर कपड़ा खरीदा, यहाँ 4 मीटर है, मात्रा दिखाई जा रही है, तो और कपड़ा है, कपड़े को गिना नहीं जा सकता, अगणनीय संज्ञा है, इस कारण परिमाणवाचक विशेषण है। 4 मीटर परिमाणवाचक विशेषण है और कपड़ा अगणनीय संज्ञा है। हवन कराने में 5 किलो यहाँ तोला गया है, 5 किलो घी अगणनीय संज्ञा है, 5 किलो आया है, तो इसका मतलब है परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आंगन में 2 लीटर दूध फैल गया, हर साल 14 आने फसल हुई, यहाँ 14 आने है, यह निश्चित परिमाणवाचक है क्योंकि फसल आगे अगणनीय संज्ञा है। ध्यान रहे, 1 आने बराबर होता है 6.25%, 6 सही 1/4% का मतलब होता है 1 आना। आगे देखो, इस व्यापार में मेरा 4 आने हिस्सा है,
हिस्सा अगणनीय संज्ञा है और यहाँ 4 आने निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। आगे अपन बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में अपन देख पा रहे हैं, तो हमने कहा है कि वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कई, सारा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, कुछ, थोड़ा, सब, थोड़ा सा, सैकड़ों, हजारों, पचासों, आने आदि ये शब्द हैं, यह अनिश्चितता का बोध कराते हैं और परिमाणवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा है बहुत पानी बर्बाद चला गया। यहाँ जो बहुत शब्द है यह पानी अगणनीय संज्ञा के पहले लगने के कारण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। जरा सी चाय फैल गई, यहाँ जरा सी शब्द है। हजारों लीटर दूध है, हजारों लीटर शब्द है, यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक है। इस साल 10-12 आने फसल हुई, यहाँ 10-12 आने है, रेखांकित किया गया है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। इस बार 100-200 किलो अनाज बेकार गया, यहाँ 100-200 किलो निश्चित नहीं है, 100 किलो है या फिर 200 किलो है, तो अनिश्चित है, यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। यहाँ हमने एक स्टार लगाकर बहुत इंपॉर्टेंट बताने का प्रयास किया है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब माप तोल वाली कोई वस्तु गणनीय संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है, ध्यान रहे, माप तोल वाली कोई वस्तु अगर गणनीय संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है तो वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे ब्राह्मण ने कहा अपने हाथ में 5 दाने चावल लो। ध्यान रहे, चावल एक तोल कर दी जाने वाली चीज़ है, अगणनीय संज्ञा है, लेकिन यहाँ निश्चित संख्या का बोध करवाया गया है 5 दाने, तो यहाँ ध्यान रहे 5 दाने शब्द संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है, न कि परिमाणवाचक विशेषण का। ऐसे ही कुछ उदाहरण और दिए हैं हमने। पूजा के लिए 5 लड्डू चाहिए। लड्डू शब्द है वह अगणनीय संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन यहाँ निश्चित किए गए हैं 5, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। मेरे लिए 2 तरबूज ले लो। 2, यहाँ 2 संख्यावाचक विशेषण है। यद्यपि तरबूज तोलकर दिए जाते हैं, फिर भी यहाँ संख्या बताई गई है कि 2, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। आग में कुछ कपड़े जल गए, यहाँ कुछ शब्द है, या हालांकि कपड़े हैं वो अगणनीय संज्ञा के रूप में होती हैं, लेकिन यहाँ गणनीय संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ कुछ शब्द है, यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। हाँ, ये अलग बात है कि अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है, लेकिन है संख्यावाची उदाहरण ही। आगे अपन देखते हैं विशेषण के बारे में। अगला जो विशेषण है वह है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण के बारे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने का प्रयास किया है। पहले परिभाषा देखते हैं कि वे सर्वनाम शब्द, ध्यान रहे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमने लिखा है वे सर्वनाम शब्द, बात विशेषण की कर रहे हैं लेकिन बता रहे हैं सर्वनाम शब्द, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं या विशेषता बताते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे हमने कहा है ये विशेषण शब्द सर्वनाम ही होते हैं। ध्यान रहे, ये सर्वनाम होते हैं किंतु काम विशेषण का करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। होते विशेषण हैं, होते सर्वनाम हैं, काम विशेषण का करते हैं, इस कारण इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं, यह गाय बहुत दूध देती है। यहाँ यह शब्द है, यह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ गाय शब्द के पहले आकर इसकी ओर संकेत कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ यह शब्द संकेतवाचक विशेषण अर्थात सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे ही वह आदमी बड़ा मेहनती है, यहाँ वह शब्द सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। आगे हमने संकेतवाचक या सार्वनामिक जो विशेषण है उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया है, अंतर बताने का प्रयास किया है। कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई है यहाँ पर, खास तथ्य कि कुछ व्याकरण संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण को अलग अलग मानते हैं। उनके अनुसार सार्वनामिक विशेषण वे शब्द होते हैं जो सर्वनाम शब्दों के साथ, ध्यान रहे, जो सर्वनाम शब्दों के साथ गुणबोधक या अनिश्चित संख्या व मापतोल बोधक प्रत्यय लगाकर विशेषण बना लिए गए हैं। यथा जैसे यह से ऐसा, इतना,
वह से वैसा, उतना, कौन से कैसा, कितना, जो से जैसा, जितना, सो से सरीखा या सा। ध्यान रहे, ये सभी जो बताए गए हैं, ये सो से सरीखा या सा, ये विशेषण हैं। ध्यान रहे, जो सर्वनाम है और इससे बनने वाला विशेषण है जैसा और जितना। ध्यान रहे, कुछ विद्वान जैसा और जितना दोनों को सर्वनाम ही मानते हैं, जबकि ये सर्वनाम नहीं है। हमने सर्वनाम वाले टॉपिक में बिल्कुल मजबूत तर्कों के आधार पर इस बात को सिद्ध किया था कि जैसा और जितना है यह जो का यौगिक रूप बनकर सर्वनाम नहीं है, जो से बनने वाले विशेषण हैं। ये उदाहरण के माध्यम से अपन देख पा रहे हैं कि लक्ष्मण सरीखा कौन है, यहाँ सरीखा शब्द है, यह विशेषण है। इतना पानी मत डालो, यहाँ इतना शब्द है, ये विशेषण है, मतलब संकेतवाचक विशेषण है। सरीखा संकेतवाचक विशेषण है। मुझे कैसा काम करना है, अमित वैसा परिश्रमी बालक नहीं है जैसा आकर्षण है, यहाँ जैसा शब्द दिया हुआ है, यहाँ कैसा शब्द दिया हुआ है। ऐसा लड़का मैंने नहीं देखा, यहाँ ऐसा शब्द दिया हुआ है। इतने लड़के कहाँ बैठेंगे, यहाँ इतने शब्द दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद में राजेश जितने रसगुल्ले खाता है उतने रसगुल्ले आप खा सकेंगे, इतने उतने की बारे में बताई गई है बात। उस उत्सव में कितने आदमी आए थे उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ ये हैं, ये शब्द हैं, ये सार्वनामिक अर्थात संकेतवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। यहाँ हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु बताया है, अर्थात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे विशेषण वाले टॉपिक को पढ़ने के बाद में, जैसा हमने समझाया है वैसा स्टूडेंट्स विशेषण वाले टॉपिक को समझने के बाद में सर्वनाम और विशेषण में, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हैं जहाँ यह वह प्रयोग हो रहा है अन्य पुरुष में, और निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं जहाँ यह वह प्रयुक्त हुआ है, और यहाँ सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं जहाँ यह वह प्रयुक्त होता है। अर्थात सर्वनाम और विशेषण में रंच मात्र भी कंफ्यूज नहीं रहेगा, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। किंतु यह कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इनको जो नियम हैं इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इनको ध्यानपूर्वक समझना है। तो देखो इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है कि विद्यार्थियों को सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम शब्दों के प्रयोग को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि अनेक बार भ्रम हो जाता है कि अमुक शब्द विशेषण है या सर्वनाम। इसमें सबसे अधिक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि संज्ञा के पूर्व में आने से ही कोई शब्द विशेषण नहीं बन जाता है। कोई भी शब्द तभी विशेषण कहलाएगा जब वह उक्त संज्ञा की विशेषता प्रकट करेगा। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हमने कुछ नियम निर्धारण किए हैं। हमारा विश्वास है कि इनको पढ़ लेने से सर्वनाम और विशेषण को अलग अलग पहचानने में सहूलियत तो रहेगी ही, साथ ही भ्रम भी नहीं रहेगा। ये हमारा प्रोमिज है आपसे। तो देखो कुछ नियम हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। यह वह के रूप में सर्वनाम और विशेषण की पहचान जो सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए हमने कुछ नियम निर्धारित किए हैं। नियम नंबर 1 की बात करें तो हमने नियम नंबर 1 में कहा है कि जब यह वह शब्द अकेले हों, अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हों, ऐसी स्थिति में ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसका एक उदाहरण अपन देख सकते हैं कि जैसे नियम नंबर 1 का ये उदाहरण है कि वह कल जयपुर जाएगा। यहाँ वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि यह किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर आया है। संज्ञा के स्थान पर आने के कारण यह पुरुषवाचक सर्वनाम की स्थिति में है। यह नियम नंबर 1 का उदाहरण है। आगे अपन देखें नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि जब यह वह शब्द अकेले हों, अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हों, साथ ही निश्चितता का बोध भी कराएं, तब ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आए लेकिन ये निश्चितता का बोध करवाएं, तब ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। नियम नंबर 2 के उदाहरण अपन खूब देख सकते हैं, जैसे यह पेन, यह मेरे भाई का पेन है। नीचे हमने उदाहरण दिया है कि यह मेरे भाई का पेन है। ये उदाहरण है नियम नंबर 2 का है। यहाँ यह शब्द है
ये निश्चितता का बोध करवा रहा है। संज्ञा के स्थान पर तो आया ही आया है, साथ ही यह निश्चितता का बोध करवा रहा है। निश्चितता का बोध करवाने के कारण यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे अपन बात करें नियम नंबर 3 की, तो नियम नंबर 3 में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि जब यह वे संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं या विशेषता बताते हैं, अर्थात उस संज्ञा के बारे में कोई बात कही गई हो, तब ये संकेतवाचक विशेषण होते हैं। ध्यान रहे, ऐसी स्थिति में जब यह वह को हटाकर देखा जाए तो वाक्य पूरा पूरा भाव प्रदान करता है। यह वह तो सिर्फ संज्ञा के पहले आकर उनकी ओर संकेत मात्र करते हैं। एक उदाहरण इस नियम का अपन देख सकते हैं, पूरी बात क्लियर हो जाएगी नियम नंबर 3 के उदाहरण से, कि जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखें तो यह जो उदाहरण है यह पेन मेरे भाई का है। यहाँ पेन शब्द के पहले यह आया है, यह संकेतवाचक विशेषण की स्थिति में है। यहाँ यह शब्द को अगर छुपा भी दिया जाए, यहाँ यह शब्द को छुपा भी दिया जाए तो भी पेन मेरे भाई का है, वाक्य पूरा पूरा भाव दे रहा है। यहाँ यह शब्द तो केवल पेन की ओर संकेत कर रहा है, पेन की ओर संकेत करने के कारण यहाँ पर यह क्या है, संकेतवाचक विशेषण की स्थिति में है। आगे अपन बात करें नियम नंबर 4 की, तो नियम नंबर 4 में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि जब यह वह शब्द संज्ञा से पहले आकर भी विशेषता नहीं बतलाते हैं, संज्ञा से पहले तो आए लेकिन फिर भी विशेषता नहीं बतलाएं, अर्थात उस संज्ञा के बारे में कोई बात नहीं कही गई हो, तब यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम ही रहते हैं। एक उदाहरण अपन देख सकते हैं कि संज्ञा के पहले तो आए लेकिन उसकी विशेषता नहीं बताएं, तब वहाँ ये निश्चयवाचक सर्वनाम ही रहते हैं। नियम नंबर 4 का अपन उदाहरण देख पा रहे हैं। ये देखो, यह गाय है, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, यह गाय है, अर्थात संज्ञा के पहले यह का प्रयोग किया गया है लेकिन गाय के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ऐसी स्थिति में यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम ही रहेगा। अगर गाय के बारे में कोई बात बता दी जाती, जैसे यहाँ यह गाय मेरी है, नीचे वाले वाक्य में यहाँ गाय के बारे में मेरी है बात बताई गई है, तो यहाँ यह शब्द संकेतवाचक विशेषण था, लेकिन यहाँ ऊपर वाले वाक्य में यहाँ ये निश्चयवाचक सर्वनाम ही है। आगे अपन बात करें नियम नंबर 5 की, तो नियम नंबर 5 में हमने बताने का प्रयास किया है कि जब यह वह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न होकर पूरे वाक्य के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तब ये संकेतवाचक विशेषण होते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब यह वह का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो वे सर्वनाम होते हैं, लेकिन जब पूरे के पूरे वाक्य के स्थान पर इनका प्रयोग होता है तो वहाँ ये विशेषण होते हैं, सर्वनाम नहीं होते हैं। जैसे एक उदाहरण, मैं यह जानकर प्रसन्न हूँ कि तुम वापस आ रहे हो। यहाँ तुम वापस आ रहे हो, इस पूरी की पूरी लाइन के लिए यह शब्द का प्रयोग हुआ है, और जब भी पूरी की पूरी पंक्ति के लिए यह वह का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ सर्वनाम नहीं होता है, विशेषण होता है। आगे अपन बात करें नियम नंबर 6 की, तो नियम नंबर 6 में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि जो कौन सर्वनाम होता है ये कभी कभी संज्ञा की तरह काम में आता है, अर्थात यह वह शब्द कौन से पहले आकर भी विशेषता नहीं बतलाते हैं, अर्थात कौन के बारे में कोई बात नहीं कही गई हो, तब ये यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम ही रहते हैं। किंतु यदि कौन के बारे में कोई बात कह दी गई हो, कोई बात कही गई हो ना, तो ये संकेतवाचक विशेषण होते हैं। इस नियम को एक उदाहरण से अपन स्पष्ट कर लेते हैं कि नियम नंबर 6 का देखो एक उदाहरण है। हमने यहाँ कहा है कि वह कौन है, यहाँ वह कौन है, कौन के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, तो यहाँ पर वह शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम का है। लेकिन जैसे नीचे वाले वाक्य में वह कौन गा रही है, यहाँ कौन के संबंध में कोई बात कही गई है, गा रही है, ये बात कही गई है, इस कारण यहाँ पर वह शब्द है ये संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। नियम नंबर 6 यही कहता है।
आगे अपन बात करें नियम नंबर 7 की। नियम नंबर 7 के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों अर्थात मैं, तू, आप, ये जो 3 सर्वनाम हैं, ये इनको छोड़कर शेष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में हो सकता है, किंतु जब ये शब्द अकेले हों अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हों तब तो ये सर्वनाम ही होंगे, और जब ये संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बतलाते हैं या उस संज्ञा के बारे में कोई बात कही गई हो तब ये विशेषण बन जाते हैं। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। नियम नंबर 7 का जैसे एक उदाहरण है, यहाँ अपन देख पा रहे हैं नियम नंबर 7 के उदाहरण में, किसी ब्राह्मण को बुलाओ। यहाँ किसी ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण के संबंध में कोई बात कही गई है तो यहाँ अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। नियम नंबर 7 का आ गया। कोई प्राणी मरना नहीं चाहता, यहाँ देखो कोई शब्द है, उसके बाद में प्राणी आया है, प्राणी के बारे में कोई बात कही गई है, तो इस स्थिति में ये कोई शब्द है, ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। यद्यपि ये सर्वनाम है, किसी और कोई दोनों सर्वनाम हैं, लेकिन यहाँ इनके द्वारा विशेषता प्रकट की जा रही है। ऐसी स्थिति में ये किसका काम कर रहे हैं? विशेषण का काम कर रहे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे। हमें उम्मीद है कि अब आपको सर्वनाम और विशेषण पहचानने में किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। विशेषण से संबंधित कुछ खास और बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि जैसे खास बिंदु है कि जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले हो तब वह सामान्य विशेषण कहलाता है। जैसे सफ़ेद कबूतर यहाँ पाया जाता है, बुद्धिमान बालक पढ़ रहा है। यहाँ सफ़ेद और बुद्धिमान विशेष्य कबूतर और बालक के पहले प्रयुक्त हुआ है, इस कारण सामान्य विशेषण है। जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में प्रयुक्त हो तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे बालक बहुत बुद्धिमान है, अनन्या बहुत चालाक है। या बुद्धिमान और चालाक शब्द का प्रयोग विशेष्य, बालक और अनन्या के बाद में किया गया है। बाद में किए जाने के कारण ये जो विशेषण है विधेय विशेषण की स्थिति में आता है। आगे हमने बताने का प्रयास किया है कि वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रय विशेषण या अंतर विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले प्रय विशेषण या अंतर विशेषण कहलाते हैं। जैसे सफ़ेद हाथी बहुत सुंदर होता है, यह बहुत अच्छी पुस्तक है। यहाँ सुंदर शब्द और अच्छी शब्द विशेषण है, क्योंकि पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है अच्छी के द्वारा और हाथी की विशेषता बताई जा रही है सुंदर के द्वारा। किंतु यहाँ बहुत शब्द के द्वारा सुंदर की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ बहुत शब्द के द्वारा अच्छी की विशेषता बताई जा रही है। ऐसी स्थिति में विशेषण की विशेषता बताने की स्थिति में ये शब्द हैं बहुत प्रय विशेषण या अंतर विशेषण की स्थिति में हैं। आगे अपन बात करें, सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों का प्रयोग सर्वनाम के पश्चात होता है। अर्थात हमेशा सर्वनाम की जब विशेषता प्रकट की जाती है तो विशेषण विधेय विशेषण की स्थिति में होता है। जैसे वह लंबा है, तुम सुंदर हो, यहाँ सुंदर और लंबा शब्द का प्रयोग विशेषण के बाद में किया गया है, अर्थात विधेय विशेषण की स्थिति में ही रहता है सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते समय। आगे अपन और महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में अपन चर्चा करें तो हमने और बिंदुओं के बारे में बताया है कि विशेषण का अपना लिंग वचन नहीं होता है, वह प्राय विशेष्य के अनुसार अपने रूपों को परिवर्तित करता है। विशेषण का स्वयं का लिंग वचन नहीं होता है, विशेष्य के अनुसार यह परिवर्तित होता है। जैसे काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, नीचे वाले वाक्य में काली घोड़ी बहुत तेज दौड़ती है। यहाँ घोड़ा के स्थान पर घोड़ी कर दिया गया तो काला के स्थान पर काली अपने आप ही हो गया। अर्थात विशेषण का अपना लिंग वचन नहीं होता है, विशेष्य के अनुसार ये बदल गया। ऊपर पुल्लिंग था तो पुल्लिंग के अनुसार काला था, नीचे स्त्रीलिंग हो गया तो स्त्रीलिंग के अनुसार ये क्या हो गया, काली हो गया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो विशेषण अकारांत होते हैं, अकारांत ध्यान रहे, उनका लिंग वचन कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। जैसे काला के स्थान पर यहाँ ऐसे होता, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है, तो नीचे अगर घोड़ी करते तो भी सफ़ेद ही होता। अकारांत है सफ़ेद, द अकारांत है। ऐसी स्थिति में जो विशेषण है उसका रूप कभी भी नहीं बदलता है। आगे अपन बात करें और इम्पोर्टेंट बिंदु की तो हमने कहा है कि गुणवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषणों के पश्चात जब किसी विशेष्य का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रहे वेरी इंपॉर्टेंट है,
तो वे संज्ञा होते हैं, अर्थात विशेषणों के पश्चात परसर्ग तभी लगते हैं। परसर्ग कारक चिन्ह, परसर्ग का अर्थ होता है कारक चिन्ह, अर्थात विशेषणों के पश्चात कारक चिन्ह तभी लगते हैं जब उनका संज्ञाओं के रूप में प्रयोग होता है। जैसे गरीबों की मदद करो, गरीबों को सताना महापाप है, विद्वानों का सभी जगह सम्मान होता है, निरपराधों की कौन सुनता है, पागल का उपवास मत करो, बड़ों का आदर करो। यहाँ जो रेखांकित पद हैं वो सभी रेखांकित पद विशेषण नहीं होकर संज्ञा की स्थिति में यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ और इम्पोर्टेंट बात हमने बताने का प्रयास किया है कि जैसे संकेतवाचक और कुछ परिमाणवाचक विशेषणों के पश्चात जब किसी विशेष्य का प्रयोग नहीं होता तो वे सर्वनाम होते हैं। ध्यान रहे, जब विशेषों का प्रयोग नहीं होता तो वह सर्वनाम ही होते हैं। सिंपल बात है, जैसे कुछ खा लो वह बहुत सुंदर है, यहाँ पर कुछ और जो बहुत शब्द है ये सर्वनाम की स्थिति में ही है। आगे हमने और एक इम्पोर्टेंट बात बताने का प्रयास किया है कि जैसे जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक विशेषणों के गुण अवगुण की तुलना की जाती है उन्हें तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। तुलना के विचार से विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है, उत्तमावस्था होती है। जैसे जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है वह मूलावस्था होती है। जैसे श्रेष्ठ, लघु, सुंदर, अच्छा आदि। जैसे रहीम अच्छा लड़का है, यहाँ अच्छा शब्द मूलावस्था की स्थिति में है। आगे अपन बात करें जिसमें दो संज्ञा सर्वनामों की तुलना की जाती है वहाँ उत्तरावस्था होती है। जैसे श्रेष्ठतर, लघुतर, से सुंदर, बेहतर या से अच्छा, बेहतर भी कह सकते हैं और अच्छा का से अच्छा भी हो सकता है। जैसे रहीम करीम से अच्छा है, तो रहीम और करीम की तुलना करके यहाँ रहीम को अच्छा बताया गया है, इसका मतलब उत्तरावस्था की स्थिति में है यहाँ से अच्छा शब्द। आगे अपन बात करें कि जिसमें दो से अधिक संज्ञा सर्वनाम की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। ध्यान रहे, तुलना की जाती है लेकिन एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहाँ उत्तम अवस्था होती है। जैसे श्रेष्ठतम, लघुत्तम, सबसे सुंदर, बेहतरीन, बेहतर का बेहतरीन और से अच्छा का सबसे अच्छा, उत्तम अवस्था की स्थिति में है। जैसे रहीम सबसे अच्छा लड़का है, यहाँ रहीम को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है, इस कारण उत्तम अवस्था की स्थिति में है। यहाँ आगे और कुछ बिंदु के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि जैसे रचना की दृष्टि से विशेषण के दो प्रकार होते हैं। ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है, ऐसा कोई क्वेश्चन पुट आउट किया जा सकता है कि रचना की दृष्टि से विशेषण के दो प्रकार होते हैं। वैसे विशेषण के चार भेद होते हैं किंतु रचना की दृष्टि से दो भेद होते हैं, एक तो होता है रूढ़ और एक होता है यौगिक। ध्यान रहे, रूढ़ विशेषण मूल विशेषण होते हैं तथा उनको विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे काला, छोटा, लंबा आदि। लेकिन यौगिक विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों के साथ प्रत्येक के मेल से बनाए जाते हैं। अब देखो यौगिक विशेषणों को कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में हमने बताया है आपको कि जैसे विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ प्रत्येक के मेल से विशेषण पद बनाए जाते हैं, किंतु कहीं कहीं संबंधकार की संज्ञाओं और विशेषण से भी बनाए जा सकते हैं। हमने यहाँ संज्ञा से विशेषण बनाना, इसके माध्यम से बहुत सारे शब्द संज्ञा से विशेषण बनाकर बताए हैं। आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर इन बिंदुओं को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ हम आपको ये एक एक बताएंगे तो आपका खूब समय लग जाएगा। यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं संज्ञा से विशेषण बनाया गया है। यहाँ आगे अपन बात करें, यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ बात करें सर्वनाम से विशेषण बनाना, सर्वनाम से भी विशेषण बनाए गए हैं। आगे अपन बात करें, ध्यान रहे, देखें जो से जैसा विशेषण बना है, जो से जैसा विशेषण होता है। ध्यान रहे, जो का जैसा शब्द सर्वनाम जो का यौगिक रूप नहीं होता है, जो का जैसा शब्द जो बनता है वह विशेषण में गिना जाता है। बहुत सारी गाइड्स में या बुक में आपको जैसा शब्द सर्वनाम की स्थिति में देखने को मिल सकता है, जो बिल्कुल गलत है। जैसा, जैसी, जितना, जितनी, ये जो शब्द से बनने वाले, जो सर्वनाम से बनने वाले विशेषण हैं। ध्यान रहे इस बात का। आगे हमने कहा है क्रिया से विशेषण बनाना, क्रिया से भी विशेषण बनते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अव्यय से विशेषण बनाना, ये भी हमने आपको समझाया है। आगे संबंध कारकीय संज्ञाओं से विशेषण बनाना, जैसे लकड़ी का दरवाज़ा, कागज़ की नाव आदि।
विशेषण से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं, जैसे लघुतर से लघुतर, नवीन से नवीनतम, पीला से पीले पीले, चार से चौथा, घना से घनिष्ठ, ऐसे विशेषण बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं विशेषण से संबंधित आपको संपूर्ण बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और हमारा विशेष अनुरोध रहेगा कि शायद अब सर्वनाम जो निश्चयवाचक सर्वनाम था या पुरुषवाचक सर्वनाम था और जो संकेतवाचक विशेषण है, अब उनके मध्य आपको बिल्कुल भी भ्रम नहीं रहा होगा, यह हमें पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।